नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के शारीरिक शिक्षा परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं, और आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2021-22 से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहाँ पर ये 20 एमसीक्यूज मैं आप सभी को बता दूं कि सॉल्व है। जी हाँ, पहले से ही इनको सॉल्व किया हुआ है, और इनकी व्याख्या, जी हाँ, यहाँ पर ये 20 एमसीक्यूज आपके लिए 200 एमसीक्यूज बनकर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हर रोज़ की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो फिजिकल और स्पोर्ट्स की फील्ड में चाहते हैं कुछ नया करना। तो जी हाँ, यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और आज की सीरीज नंबर रहेगी 438। जी हाँ, 438 नंबर सीरीज, और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहले ही प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के किस पहलवान पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, और ये प्रतिबंध आप सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक के टाइम पे लगाया गया था, और 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, और पूछा गया कि कौन सा पहलवान है। तो पहलवान से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये पहलवान रेसलिंग से बिलोंग करता है, तो सुमित मलिक। जी हाँ, सुमित मलिक पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया था, और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि क्यों लगाया गया था, किस वजह से लगाया गया था। तो भारत के पहलवान पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, और इनका नाम है सुमित मलिक। जी हां, पहलवान सुमित मलिक पर प्रतिबंध लगाया गया। अब क्यों लगाया गया इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि खेल की विश्व शासी निकाय, जी हां, खेल की विश्व शासी निकाय कौन सी है? UWW, ठीक है। और इनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने 125 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। जी हां, अगर यहां पर मुझे उम्मीद थी, मुझे ही नहीं पूरे देश को उम्मीद थी कि अगर इन पर ये डोपिंग का चार्ज नहीं लगता तो सुमित मलिक, जी हां, भारत के लिए एक और मेडल लेकर आते। और ये 125 किलोग्राम वेट कैटेगरी से, जी हां, हैवी वेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने किया क्या था, आप यहाँ पर देखेंगे कि वे सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान डोप परीक्षण में फेल हो गए थे। जी हाँ, सोफिया के अंदर विश्व ओलंपिक क्वालिफायर का राउंड चल रहा था, उसमें इन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन इनका डोप परीक्षण किया गया, और उस डोप टेस्ट के अंदर ये फेल हो गए थे। और WW, हाँ, यहाँ पर जो जी हाँ, UW जो मैंने आपको बोला था, UWW की आप फुल फॉर्म भी देख पाएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी। जी हाँ, UWW का मतलब है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। जी हाँ, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग बनता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1912 में इसकी स्थापना की गई है, और मुख्यालय है ये लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया है। और अध्यक्ष की अगर आप बात करेंगे तो अध्यक्ष का नाम है नेनाद लेवलॉइक, ठीक है, लेनाद नेनलॉइक इसका नाम है, याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए किस खिलाड़ी को ध्वजवाहक खिलाड़ी के रूप में चुना गया था? जी हां, और टोक्यो पैरालंपिक खेलों की हम बात कर रहे हैं, तो पैरालंपिक में कौन था? यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और सभी ऑप्शंस के बारे में भी आपको यहां पर स्क्रीन पर जारी जानकारी दी गई है। चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम राइट आंसर ले लेते हैं, तो राइट आंसर है मरियप्पन थेंगवेलु, ठीक है। और क्योंकि यहां पर देखिए जो सुशील कुमार है वो भी समर ओलंपिक, या फिर कह सकते हैं कि जो आपके ओलंपिक गेम्स है उनसे बिलोंग करते हैं, अभिनव बिंद्रा भी, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी, ठीक है। तो यहां पर मरियप्पन थेंगवेलु है, ये आपके पैरालंपिक गेम से बिलोंग करते हैं, तो इनके बारे में भी अब बताया गया है। खास आपके लिए क्या रहेगा वो भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। भाई काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, अगर आप आज आपने शेयर नहीं किया ना तो आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ, रात को सपने में जरूर आऊंगा, और रात को सपने में ये सीरीज बजने वाली है आपके कानों में, ठीक है, अगर शेयर नहीं किया तो। चलिए, तो यहां पर आपका सबसे पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो
तो 2008 ओलंपिक के अंदर, जी हाँ 2008 का जो ओलंपिक है ये बीजिंग के अंदर खेला गया था। आप सभी को पता है यहाँ पर ध्वजवाहक रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुशील कुमार। जी हाँ, सुशील कुमार 2012 के अंदर ओलंपिक के अंदर, जो लंदन ओलंपिक आपका खेला गया था, इसमें भारत की तरफ से यहाँ पर रहे थे। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा, जी हाँ अभिनव बिंद्रा 2016 रियो ओलंपिक में ध्वजवाहक के तौर पे रहे थे। और मरियप्पन थेंगवेलु, जी हाँ आप सभी को पता है, अभी हम मरियप्पन थेंगवेलु के बारे में बात करेंगे। तो मरियप्पन थेंगवेलु की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मरियप्पन थेंगवेलु, जी हाँ यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के लिए इनको चुना गया था ध्वजवाहक पैरालंपिक के लिए। ठीक है, और मरियप्पन थेंगवेलु को, जी हाँ यहाँ पर वे हाई पैरा जंपर हैं। ठीक है, मींस यहाँ पर जंपिंग के खिलाड़ी हैं, हाई जंप से बिलोंग करते हैं, पैरा हाई जंपर हैं। और उन्होंने पिछले वर्ष, जी हाँ पिछले वर्ष जो सबसे बड़ा भारत का खेल रत्न पुरस्कार है वो भी इनको मिला है। मींस इनको 2020 के अंदर दिया गया था ये पुरस्कार, और इसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2020 में दिया गया था, इसलिए भाई यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अगर बात करते हैं 2021 में जो दिए गए हैं उनको नाम दिया गया है क्या, जी हाँ आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसके बारे में। तो यहाँ पर खास क्या रहेगा, तो अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है ये बनाया जाता है 23 जून को। और ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है, जी हाँ ओलंपिक खेल जो आपके टोक्यो ओलंपिक खेल के नाम से जाने गए, तो इनका आयोजन है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया गया था। और पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित किए गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 क्वेश्चन में ही मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, 2022 में महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई थी। जी हाँ 2022 का विमेंस एशिया कप फुटबॉल, जी हाँ इस टूर्नामेंट की मेजबानी किस शहर ने की है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं और राइट यहाँ पर रहेगा, जी हाँ एक तो मुंबई और एक पुणे, इन दोनों के द्वारा ही यहाँ पर मेजबानी की गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में चलते हैं और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं खास क्या रहेगा। 2022 के महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी है, जी हाँ यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है एशिया फुटबॉल परिसंघ के द्वारा। जी हाँ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये घोषणा की गई है 2022 में विमेंस फुटबॉल कप की। ठीक है, विमेंस एशियन फुटबॉल कप की जो मेजबानी की घोषणा की गई है। और मेजबानी के लिए चुना गया है मुंबई और पुणे, इन दोनों को ही, ठीक है ज्वाइंट रूप में इनको चुना गया है। और पहले जो यह टूर्नामेंट ऐसे हैं जो आपके भुवनेश्वर और अहमदाबाद में किए जाने थे। आयोजन, जी हाँ आयोजन का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक इनको आयोजित किया गया है। और यह टूर्नामेंट फुटबॉल, जी हाँ यह जो टूर्नामेंट है वो 3 फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। अब कौन कौन से 3 स्टेडियम है तो वो भी आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और यूनिक रहने वाली। शेयर जरूर कीजिएगा। आज देखते हैं कि आप हाईएस्ट वॉचिंग हमें कितनी देते हैं और कितना प्यार करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल से। चलिए तो यहां पर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी हाँ अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका फुटबॉल स्टेडियम, तो यहां पर आपके गेम्स के इवेंट करवाए गए। इसके साथ में DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई के अंदर और छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों ही आपके आयोजन स्थल बनाए गए थे। और इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब जो यहां पर क्वालिफायर 4 टीम है वो कौन कौन सी है, तो क्वालिफाई 4 टीमें हैं यहां पर आपकी स्क्रीन पर, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन। अब इसके साथ में यहां पर अन्य 8 स्थानों के लिए 28 टीमों में प्रतिस्पर्धा होगी। मींस हो चुकी है, ये इवेंट हो चुका है। तो यहां पर 2018 के अंदर जो AFC टूर्नामेंट है ये आपका जॉर्डन में आयोजित किया गया था और विजेता टीम है जापान आयोजित रही थी। ठीक है, तो जापान की टीम है विनर रही। और इसके बाद में यहां पर 2019 के अंदर है AFC टूर्नामेंट है, ये आपका अबू धाबी में आयोजित किया गया था और विजेता टीम है कतर की रही थी। 2023 में इनका आयोजन है चीन के अंदर किया जाएगा और AFC की फुल फॉर्म बनती है एशियाई फुटबॉल फेडरेशन या फिर इसको कमेटी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए स्थापना दिवस इसका कहाँ है, तो आपका स्थापना है इसकी 1954 के अंदर की गई थी और मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। और अध्यक्ष कौन है ये भी आपने याद रखना, काफी लंबा सा नाम रहेगा, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, बहरीन के हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या है भाई याद कर लीजिए, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता है मैक्स वर्स्टेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेन यहां पर विजेता रहे और इनके बारे में खास क्या है आप यहां पर भी पढ़ पाएंगे। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टेन और यहां पर यह 2021 में उनकी लगातार तीसरी, जी हां, 2021 में लगातार तीसरी और कुल 5वीं जीत रही। और इसके साथ में दूसरे स्थान पर रहे वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज और तीसरे स्थान पर रहे लैंडो नॉरिस मैकलॉरेन और इसके साथ में चौथे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन। विश्व में सर्वाधिक 98 जीत, जी हां, लुइस हैमिल्टन के नाम एक रिकॉर्ड है कि सर्वाधिक 98 जीत वो अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन यहां पर इसमें चौथे स्थान पर रहे। और आयोजन है ये किया गया था फिया के द्वारा, जी हां, फिया, आप इसको FIA के द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। 2021 में मैक्स वेबस्टन की जीत रही और इसके साथ में अगर आप यहां पर देखेंगे तो उनकी जीत कौन कौन सी रही है मैक्स वेबस्टन की 2021 में। सबसे पहली है एमिलिया रोमेगेना ग्रैंड प्रिक्स, उसके बाद में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, इसके बाद में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो ये 5 इन्होंने 2021 में जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? जी हां, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? भाई भारत का 10वां स्थान रहा था। अब इसके बारे में यहां पर आप खास डिटेल में पढ़ पाएंगे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में भारत का स्थान रहा 10वां। कुल 4 पदक है भारत ने जीते थे और आयोजन जो स्थल है यहां पर आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था इसको क्रोएशिया के ओसीजे के अंदर और यह 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक से पहले आयोजित होने वाला अंतिम ISSF है। जी हां, 2021 की हम बात कर रहे हैं तो अंतिम था। ठीक है, 2021 जो आपका 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक हुआ, उससे पहले ये इवेंट करवाया गया था। यह विश्व कप का वार्षिक संस्करण है। जी हां, यहां पर जो ISSF टूर्नामेंट आपकी करवाती है इसका ये वार्षिक संस्करण था और आयोजन इसका किया गया था 22 जून से लेकर 3 जुलाई 2021 को। और इसके साथ में अगर आप इसके अंदर पढ़ेंगे पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा था रूस 18 पदक के साथ में, दूसरे स्थान पर रहा इटली 10 पदक के साथ में और तीसरे स्थान पर रहा जर्मनी 10 पदक के साथ में। अब चलिए यहां पर भारतीय पदक विजेता कौन कौन रहे इस इवेंट में, वो भी आपके लिए खास रहेगा। तो सबसे पहले है राही सरनोबत, इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। ठीक है, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर। सौरभ चौधरी कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ये कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सौरभ चौधरी, जी हां, मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने, ठीक है, मिक्स डबल के अंदर, जी हां, मिक्स डबल के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर रजत पदक जीता भारत के लिए। और इसके साथ में मनु भाकर, राही सरनोबत और यशस्वी देशवाल ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और ये महिला टीम इवेंट के अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर ISSF की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो ISSF की फुल फॉर्म बनेगी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अध्यक्ष है यहां पर व्लादिमीर लिसिन और इसकी स्थापना की गई थी 1907 के अंदर और मुख्यालय है म्यूनिख जर्मनी के अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर करते हैं यहां पर आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कूल शिक्षकों 2018 और 2019 के लिए राष्ट्रीय ICT पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो भाई ये जो ICT पुरस्कारों की घोषणा है ये करती है आपकी CIET NCERT। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट रहेगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं क्योंकि यहां पर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्कूल शिक्षकों 2018 और 19 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जी हां, ICT पुरस्कारों की घोषणा, ठीक है, आपकी CET NCERT ने की है और CET का मतलब यहां पर क्या बनेगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो भाई ये चीजें याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। NCERT, जी हां, NCERT आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं और जितना भी आपका सिलेबस रहता है किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सारे का सारा आपका NCERT अप्रूव्ड रहता है, जिसमें फुल फॉर्म बनती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन
रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो अब चलिए इसके बारे में और क्या खास रहेगा वो पढ़ लेते हैं। यह पुरस्कार प्रति वर्ष, जी हाँ, हर साल पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कहा जाता है, इसके द्वारा यह स्थापित किया जाता है। और स्कूल शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ICT के बारे में खास क्या वो पढ़ेंगे। अब इसमें है कि अब प्रति वर्ष स्कूल शिक्षकों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने प्रौद्योगिकी, जी हाँ, प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंदर शिक्षण कार्य किया है। 2018-2019 में प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन कौन से रहे इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसके बारे में खास क्या है कि 2018 के अंदर, जी हाँ, 2018 के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने पूरे भारत से 25 पुरस्कार विजेताओं को और 2019 के लिए 24 पुरस्कार विजेताओं को मंजूरी दी है। तो टोटल यहाँ पर 49 बन जाएंगे दोनों सालों की मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर 2018 और 2019 के अंदर राष्ट्रीय ICT पुरस्कारों के लिए महाराष्ट्र के 6 शिक्षकों का चयन किया गया था। और आनंद बालाजी, जी हाँ, आनंद बालाजी एनिम वार्ड पालघर, नागनाथ शंकर विभूते पुणे और उमेश रघुनाथ खोसे उस्मानाबाद ने 2018 के लिए ICT पुरस्कार प्राप्त किया। प्रकाश लोटन चौहान, जी हाँ, प्रकाश लोटन चौहान नासिक, सफ़ी असीज शेख यवतमाल और यहाँ पर मृणाल नंद किशोर गंजले पुणे ने, और ये उन्होंने 2019 के लिए राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्राप्त किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है ये है मिताली राज। और मिताली राज के बारे में खास क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा रन बनाने का खिताब, जी हाँ, इनको मिला है। तो भारतीय खिलाड़ी क्या नाम है इसका, कप्तान रही है भारतीय टीम की मिताली राज। यह उपलब्धि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की है। मिताली राज को दशक की ICC एक दिवसीय टीम में नामित भी किया गया है। जी हाँ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो एक दिवसीय टीम रहती है प्लेइंग 11, उसके अंदर इनको नामित किया गया है, चुना गया है। और इसके साथ में वे अब तक, जी हाँ, 11 टेस्ट मैचेस के अंदर 11 टेस्ट, 216 एक दिवसीय और 89, जी हाँ, 89 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली सर्वाधिक मैच, जी हाँ, खेलने वाली खिलाड़ी है। ये भी अपने नाम कर चुके खिताब। उन्होंने सर्वाधिक रन बनाने वाली इंग्लैंड की कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को 10,273 रन जिनके नाम है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो जी हाँ, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी और एक तरह से कह सकते हैं कि रन मशीन मिताली राज। तीसरे स्थान पर जो खिलाड़ी हैं सर्वाधिक रन बनाने वाली वो हैं न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स जिनके 7,849 रन है। तो जी हाँ, दूसरे स्थान पर कौन चली गई है, कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स जो इंग्लैंड की है। पहले स्थान पर आ गई है मिताली राज और तीसरे स्थान पर है यहां पर सूजी बेट्स जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। चौथे स्थान पर है स्टेफनी टेलर जिनके हैं यहां पर 7,832 रन और पांचवें स्थान पर है मैग लेनिंग 7,024 रन के साथ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन चुने गए थे। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जी हाँ, जैसे मैंने आपको सीरीज में बताया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में एजुकेशन ढाबा, जी हाँ, एजुकेशन ढाबा यूट्यूब चैनल पर भी आपको सीरीज मिल रही है स्पोर्ट्स की और हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो उसको भी आप विजिट जरूर कीजिएगा। और आज ही एक नई सीरीज आई है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थे। तो यहाँ पर जी हाँ, MC मैरी कॉम जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और मनप्रीत सिंह। जी हाँ, मैं सुबह एक सीरीज बना रहा था उसमें मैंने मनप्रीत कौर बोला था, तो भाई उसको ठीक कर लीजिएगा, मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो मनप्रीत सिंह है भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी जो 2021 में कांस्य पदक विजेता रही है। तो यहाँ पर जी हाँ, ऑप्शन आपका C राइट हो जाएगा, दोनों ही सही रहेंगे। अब इनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि इनके कारनामे भारतीय टीम ने जी हाँ काफ़ी उम्दा किए हैं और अच्छा प्रदर्शन रहा। सबसे अच्छा प्रदर्शन है अभी तक के ओलंपिक में भारत का टोक्यो ओलंपिक में रहा है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहक चुने गए बॉक्सर MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। वे दोनों उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के तौर पर, फ्लैग बियरर के तौर पर चुने गए थे। पहली बार लिंग समानता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला और पुरुष खिलाड़ी दोनों को ही चुना गया है। 8 अगस्त को समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया जी हाँ ध्वजवाहक रहे थे
भारतीय टीम के, और 2016 के अंदर जी हाँ उद्घाटन समारोह के अंदर ध्वजवाहक रहे थे अभिनव बिंद्रा 2016 के समापन समारोह में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आप बार बार पूछ रहे थे कि सर ध्वजवाहक के बारे में बता दीजिए, 2016 में कौन रहा, 2018 में कौन रहा। तो भाई यहाँ पर अब आपको 2020 का तो क्लियर हो गया है। ठीक है, शुरू में रही है। ठीक है, जो ओपनिंग है तो ओपनिंग पे कौन रहता है और क्लोजिंग पे कौन रहता है, दोनों ही मैंने बता दिया है कि ओपनिंग में 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर रही थी एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग में रहे बजरंग पूनिया। ठीक है, अब 2016 का अगर आप बात करेंगे रियो द जनेरियो के अंदर, तो उसमें अभिनव बिंद्रा रहे थे ओपनिंग पे। ठीक है, और क्लोजिंग पे रही थी साक्षी मलिक, जिन्होंने जी हाँ भारत को मेडल दिलाया था रेसलिंग के अंदर, और फर्स्ट विमेन प्लेयर हैं जिसने कह सकते हैं कि भारत को मेडल दिलाया है रेसलिंग के अंदर। ठीक है, 2016 के ओलंपिक में। और समापन जो आपका समापन या फिर कह सकते हैं जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसमें भारतीय टीम की फ्लैग बीयरर रही। 2012 का जो आपका खेला गया है, इसमें उद्घाटन समारोह में खिलाड़ी थे, ठीक है, सुशील कुमार जो ध्वजवाहक रहे थे, और क्लोजिंग पर रहे थे यहां पर आपकी मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को ये जी हाँ कारनामा आप ये कह सकते हैं कि जो ये सम्मान है 2 बार मिल चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि किस मंत्रालय द्वारा वाको, जी हाँ WAKO, इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जो राइट क्वेश्चन रहेगा ये हो जाएगा आपका युवा खेल मामले और मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने जो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो जो किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो अभी यहाँ पर फेडरेशन के थ्रू अपने गेम्स है वो खेल सकते हैं, और उनके सर्टिफिकेट्स भी मान्य होंगे। तो यहाँ पर है कि वोको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई, और मान्यता देने वाले हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। इसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी ओलंपिक खेलों के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। जी हाँ, पूर्णकालिक, जी हाँ, यहाँ पर वोको को मान्यता मिल चुकी है, इस चीज को भी याद रखना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय, जी हाँ, इसके बारे में आपका खास क्या रहेगा, तो स्थापना है 1984। यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है जो खेलों को कंट्रोल करने का काम करता है। वाको की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपके लिए, ये भी आप देख लीजिएगा। तो वाको की जो फुल फॉर्म बनेगी ये रहेगी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना है इसकी 1976 में की गई है। अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में राय बेकर, और मुख्यालय है यहां पर मिलान, इटली के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक एनिमल फाइट क्लिनिक कहां पर शुरू किया गया है। तो भाई ये भी आपके लिए क्वेश्चन कंप्लीट एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रेबीज से रिलेटेड है, क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और स्पोर्ट्स में ही ये पार्ट बनते हैं। तो मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक की जो शुरुआत है ये जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है, और इससे खास रिलेट आपके लिए व्याख्या क्या रहेगी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप देख सकते हैं। मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक एनिमल फाइट क्लिनिक, इसकी शुरुआत है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इसको स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है, और उद्देश्य क्या है आप इसको देख सकते हैं। उद्देश्य है कि WHO के लक्ष्य के अनुसार 2030 तक रेबीज को जड़ से समाप्त करना है। इसी उद्देश्य को लेकर मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक की शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। रेबीज रोग के बारे में अब खास क्या है, क्योंकि रेबीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे अलर्क, जी हां, अलर्क और जलांत रोग के नाम से भी जाना जाता है। मेरे हिसाब से भाई आपने रेबीज का तो नाम जरूर सुना होगा, लेकिन जो अलर्क है और जलांत रोग इसको कहा जाता है, ये आज आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अब तो दिक्कत होने वाली नहीं है अगर रेबीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो जलांत, जलांत का मतलब है जल से जिसको डर लगता है, मींस हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज जिसको हो जाता है उसको डर लगता है। यह एक विषाणु जनित बीमारी है, और इसका लक्षण आप क्या देख पाएंगे, अनियंत्रित उत्तेजना, जी हाँ, एक्साइटमेंट है, पागलपन वाली हद है इसके अंदर रहती है, पानी से डर लगता है, जैसे मैंने अभी जलांत रोग का आपको यहां पर जिक्र किया है, और इसके साथ में शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता रहती है। मींस यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका स्पाइनल कोड है वो भी इसमें अफेक्टेड रहता है। इसमें आपको भ्रम रहता है, जी हाँ, फोबिया आपको रहता है, होश आप खो बैठते हैं, और मस्तिष्क के अंदर है
है स्वेलिंग आ जाती है और एक तरह से आपका जो स्पाइनल कोड है वो काम करना बंद कर देता है। यह रोग 99% से अधिक कुत्तों के काटने से फैलता है। जी हाँ, 1% ही चांसेस है कि किसी दूसरे एनिमल्स के काटने से आपको रेबीज हो, लेकिन 99% है ये कुत्तों के काटने से फैलता है। और विश्व रेबीज दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है, आपने अगर जरूर देखा होगा, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर। तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वाइकल पैथोलॉजी और कोलपोस्कोपी के 17वें विश्व कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया। जहां सर्वाइकल पैथोलॉजी और कोलपोस्कोपी इसका 17वां कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है, विश्व कांग्रेस सम्मेलन है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी आपको बताना था। तो यहाँ पर 1 से लेके, जी हाँ, 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई 2021 तक ये आपका आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर इसके बारे में खास क्या रहेगा सर्वाइकल पैथोलॉजी और कोलपोस्कोपी के बारे में। सर्वाइकल पैथोलॉजी और कोलपोस्कोपी के 17वें विश्व कांग्रेस का सम्मेलन है, ये 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई 2021 तक किया गया है। यह पहली बार वर्चुअल तथा एशिया में आयोजित किया गया। जी हाँ, पहली बार एशिया के अंदर आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी ये भी आपके लिए जरूरी रहेगी। तो थीम थी 2021 में एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर। जी हाँ, एलिमिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज से निजात पा लेना, उसको बाहर कर देना, सर्वाइकल कैंसर। जहां सर्वाइकल कैंसर है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है और आजकल एक आम कैंसर के तौर पे है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए जो इसकी थीम रखी गई थी सर्वाइकल पैथोलॉजी और कोलपोस्कोपी 17वें विश्व कांग्रेस सम्मेलन की, तो इसकी जो थीम थी ये थी एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर, कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, कॉल फॉर एक्शन, ये भी चीज आपको याद रखनी है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के अंदर है ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, और महिलाओं के अंदर जो चौथा सबसे बड़ा कैंसर है ये है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, चलिए अब इसके विश्व भर के अंदर अगर आप केसेस की बात करते हैं तो विश्व भर के अंदर 0.5 मिलियन से भी ज्यादा महिलाएं हैं ये इस रोग से प्रभावित हैं। ठीक है, अब है यहां पर ISCCP की फुल फॉर्म और इसके बारे में हम जानेंगे। तो अध्यक्ष कौन है यहां पर इसके, ये हैं डॉक्टर सरिता सुंदर। प्रधान कार्यालय है इसका नई दिल्ली के अंदर। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण जो मंत्रालय विभाग है इसकी देखरेख में ये चलता है। केंद्रीय मंत्री कौन है, ये है हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, चांदनी चौक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो राज्य मंत्री इसके जो हैं ये हैं अश्विनी कुमार चौबे, बक्सर बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा, जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा भारत का क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा। तो ये आपका जयपुर के अंदर बनेगा, और विश्व आपका भारत का दूसरे नंबर का है, और भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो जहां कितना खर्च है, कौन बनवा रहा है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ पाएंगे। इसके लिए BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA, ठीक है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ की वित्तीय अनुदान भी दिया है। जी हाँ, वित्तीय सहायता ये भी दी गई है 100 करोड़ रुपए की BCCI के द्वारा। और इसके निर्माण का पहला चरण है 24 से लेकर 30 महीनों में बनकर तैयार होगा। जी हाँ, 24 से लेकर 30 महीनों के अंदर। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा है तो ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपका अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया, जिसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी आप जानते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अगर आप स्थापना की बात करेंगे तो ये 1956 के अंदर बनाई गई है, और अध्यक्ष है अभी हाल फिलहाल में वैभव गहलोत, और मुख्यालय है यहाँ पर जयपुर राजस्थान के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना के किस एथलीट ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। जी हाँ, किया था मतलब ये क्वालिफाई कर चुके हैं और खेल के भी आ चुके हैं। और जी हाँ, यहाँ पर भारतीय नौसेना से बिलोंग करते हैं एथलीट का नाम जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया, ये आपसे पूछा गया। तो इन का नाम है MP जाबिर। जी हां, MP जाबिर यहां पर भारतीय नौसेना के ये एक सैनिक है और जो खेलते हैं भारत के लिए। अब इनके बारे में खास क्या है वो भी यहां पर आप पढ़ पाएंगे। तो भारतीय नौसेना के इस एथलीट ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, नाम आप सभी को अभी पता चल गया है। तो उन्होंने 1 जुलाई 2021 को, जी हां, 1 जुलाई 2021 को 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला के अंदर है स्वर्ण पदक जीता था। और टाइमिंग इनकी रही, जी हां, हर्डल के लिए 400 मीटर हर्डल के लिए 49.78 सेकेंड की 49.78 सेकंड का इन्होंने टाइम लिया, और
ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और वे ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट भी है। जी हाँ, अभी तक 400 मीटर हर्डल के अंदर किसी भी भारतीय एथलीट ने अभी तक कह सकते हैं कि पदार्पण नहीं किया था, तो ये भारत के पहले एथलीट हैं जो 400 मीटर हर्डल के अंदर है, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ऐसी ही सीरीज आपको अभी हर रोज मिलती रहती है और मिलने वाली है। और चैनल पर, जी हाँ, चैनल पर मैं बता दूं भाई, फिर आप बोलेंगे, जी हाँ, आज तक की 923 वीडियोस आपको मिल रही है। जी हाँ, आज तक की 923 वीडियोस आपको मिल रही है, जिसमें से आपको हर एक सीरीज आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मिलेगी ही मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला गोल्फर कौन है? पहली महिला गोल्फर, जी हां, भारत की तरफ से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। अब 4 आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, और जी हां, नाम आप सभी को इनका पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो जी हां, याद रखेगा, अदिति अशोक। जी हां, अदिति अशोक यहां पर भारत की तरफ से पहली खिलाड़ी, और जी हाँ, अदिति अशोक ने जो कारनामा किया है वो भी आपके लिए काबिले तारीफ रहेगा। जी हाँ, ये भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली, और जी हाँ, ओलंपिक के अंदर चौथे स्थान पर रही हैं, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, ये सभी विकल्प दिए गए हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ए दिया गया था आपका साजन प्रकाश, तो साजन प्रकाश है, ये भारत स्विमर है, ठीक है, ओलंपिक के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्वालिफाई किया था भारत के लिए। नेत्रा कुमानन है, ये आपके टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय नाविका है, ठीक है, आपकी सेलर है, और ये इन्होंने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई किया था। आदित्य अशोक के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, और कैटी इरफान, जहां कैटी इरफान ये भारतीय एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से क्वालिफाई किया था। तो चलिए अब पढ़ते हैं आदित्य अशोक के बारे में। आदित्य अशोक का यहाँ पर रिकॉर्ड है वो आप पढ़ेंगे कि इन्होंने जहाँ पहली महिला का खिताब हासिल कर लिया जिन्होंने गोल्फ के अंदर है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। टोक्यो ओलंपिक आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक आपका किया गया। यह ओलंपिक 2020 में आयोजित होने वाला था, तथा कोरोना की वजह से यह आपका स्थगित कर दिया गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अदिति अशोक ने चौथे स्थान हासिल किया था, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन को। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? भारतीय विमेन प्लेयर का नाम क्या है जिन्होंने सभी प्रारूपों के अंदर, ठीक है, सबसे कम उम्र के अंदर है वो यहां पर एंट्री की है, ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी। और सबसे युवा खिलाड़ी, इसका नाम क्या है? तो नाम है इनका शेफाली वर्मा। जी हाँ, शेफाली वर्मा। और एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे धोनी की बल्लेबाजी आप देख के खुश होते, तो ठीक वैसे ही इनकी अगर आप बल्लेबाजी का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, और सलामी बल्लेबाज हैं ये, ठीक है, मींस यहाँ पर ये स्ट्राइक पे खेलती हैं, और यहाँ पर इनकी जो उम्र है ये है 17 साल 150 दिन। विश्व भर के अंदर अगर आप बात करें तो पुरुष और महिलाओं में उनका 5वां स्थान है। जी हाँ, 5वां स्थान है सबसे कम उम्र में पार्टिसिपेट करने का, और सबसे कम उम्र के अंदर इन्होंने 15 वर्ष के अंदर, जी हाँ, 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने का खिताब है वो भी अपने नाम किया है। शेफाली वर्मा का पहला T20 मैच है 24 सितंबर 2019 को बनाम दक्षिण अफ्रीका खेला गया। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर ने 16वें वर्ष के अंदर है अपना पहला शतक बनाया था। जहां पहला अर्धशतक है सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष की उम्र में बनाया, लेकिन शेफाली वर्मा ने 15 वर्ष की उम्र में ही बना दिया। पहले स्थान पर, जहां पहले स्थान पर अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान 17 साल 78 दिन के हैं। नेक्स्ट है दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड के विकेट कीपर है सारा टेलर, ठीक है, जो दूसरे स्थान पर आती है, और ये तीसरे स्थान पर। चलिए अब पढ़ते हैं यहां पर आईसीसी T20 विश्व कप 2021 में आयोजित किस देश के अंदर आयोजित किया गया, तो इसके बारे में भी आपकी खास क्या क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये यूएई, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, ठीक है, इसके अंदर आपका किया गया है। तो यहां पर अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जी हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो मेंस का खेला गया है इसके बारे में, तो इसकी घोषणा है, ठीक है, ये की गई थी। आयोजन देश था यूएई, ठीक है, यह भारत में आयोजित होना था, लेकिन जी हाँ, यहाँ पर किन्हीं कारणों की वजह से इसको यूएई के अंदर आयोजित किया गया, और मेजबानी है वो बीसीसीआई के द्वारा की गई है।
आयोजन का स्थल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो आयोजन है इसका 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक किया गया। और बीसीसीआई, जी हाँ, बीसीसीआई की अगर आप फुल फॉर्म में देखेंगे तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अध्यक्ष है सौरव गांगुली, ठीक है। सचिव है तो ये है जय शाह, और मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और स्थापना है इसकी दिसंबर 1928 के अंदर की गई है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डोपिंग से रिलेटेड ही, और डोपिंग में जी हाँ प्रतिबंध किस पर लगा है, भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिसके ऊपर लगा है प्रतिबंध, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डोपिंग के अंदर जी हाँ ये भारतीय क्रिकेट महिला है, यहाँ पर इनका नाम है अंशुला राव, और अंशुला राव पर यहाँ पर डोपिंग के चार्जेस के ऊपर इन पे बैन लगाया गया, ठीक है। अब इनके ऊपर आप पढ़ पाएंगे क्या है खास। अंशुला राव मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर खिलाड़ी है, उन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जी हाँ नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जी हाँ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में कौन सा स्टेरॉइड है वो आप देख पाएंगे, यहाँ पर नाम है 19 नॉर एंड्रोस्ट्रॉन, ठीक है। नॉर एंड्रोस्ट्रॉन 19 का सेवन किया था और इसका दोषी पाया था। और नाडा की फुल फॉर्म बनती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जी हाँ यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो नाडा की स्थापना है वो 24 नवंबर 2005 को की गई है, मुख्यालय है यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर। और जो वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना है 1999 के अंदर की गई है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। असल में तो ये क्वेश्चन ही आप पहली बार ही देख रहे होंगे। विश्व एलर्जी सप्ताह कब आयोजित किया जाता है, तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो विश्व एलर्जी सप्ताह का जो आयोजन है ये 13 से लेकर 19 जून तक किया गया है। अब 13 से लेकर 19 जून तक यहां पर किया गया है क्या, विश्व एलर्जी सप्ताह का आयोजन। और उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये भी आप पढ़ पाएंगे कि एलर्जी रोग और संबंधित विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस लाना, यहीं पर विश्व एलर्जी सप्ताह का यहां पर मेन उद्देश्य रहा। यह विश्व एलर्जी संगठन की एक वार्षिक पहल है। विषय यहां पर जो रखा गया है ये आप यहां पर देख पाएंगे कि विषय 2021 में रखा गया था एनाफिलेक्सिस, बी अवेयर, बी प्रिपेयर एंड सेव लाइफ, ठीक है। एनाफिलेक्सिस, बी अवेयर, बी प्रिपेयर एंड सेव लाइफ, ये यहां पर थीम रखी गई है। और इसकी जो शुरुआत है ये 2011 के अंदर की गई थी। और यहां पर आप WHO, ठीक है, वाओ की जो फुल फॉर्म देखेंगे तो ये आपका बनेगा वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष हैं यहां पर मोटोहिरो एबिसावा, इनका पूरा नाम है, ठीक है, मोटोहिरो एबिसावा। और स्थापना है इनकी 1951 में की गई है। मुख्यालय है यहां पर वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन का मिलाउकी, ठीक है, मिलवाउकी, अमेरिका के अंदर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब है किसको मिला है, तो दुनिया के ग्रैंड मास्टर जी हाँ सबसे कम उम्र के बनने वाले हैं, ये है अभिमन्यु मिश्रा। जी हाँ अभिमन्यु मिश्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो सभी विकल्प दिए गए हैं, जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जी हाँ पहले ऑप्शन में है आपका अभिमन्यु मिश्रा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सरगेई कर्जेकिन। जी हाँ सरगेई कर्जेकिन 12 साल 7 महीने के हैं। आर प्रज्ञानंद यहाँ पर 12 साल 10 महीने के भारत के हैं। डी गुकेश 12 साल 7 महीने 17 दिन के हैं, ठीक है। और व्याख्या के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये सबसे कम उम्र दराज खिलाड़ी, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, ठीक है। तो इनका नाम है यहाँ पर अभिमन्यु मिश्रा, और दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, ठीक है, भारतीय अमेरिकी मूल की हैं, ठीक है। उम्र है इनकी 12 साल 4 महीने और 25 दिन। जी हाँ अभी छोटे बच्चे ही हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ कारनामा बड़ा, उन्होंने सरगेई कर्जेकिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 12 साल 7 महीने की उम्र में उनका ग्रैंड मास्टर बनने का जो रिकॉर्ड था इसको तोड़ दिया है। और जी हाँ अभिमन्यु मिश्रा की उम्र है 12 साल 4 महीने 25 दिन। तो ये थे यहाँ पर क्वेश्चंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो मैंने आपको कम्युनिटी के अंदर, जी हाँ जो हमारी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी है उसके अंदर मैंने पोस्ट किया था कि विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो विश्व जो जूनोसिस दिवस है ये आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है, और इसका जो मेन मोटिव है यह जानवर से मनुष्य और मनुष्य से जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए विश्व जूनोसिस डे है
है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को। और जूनोसिस रोग है, ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर फंगल कह सकते हैं, परिजीवी और मच्छरों से होने वाला रोग है जूनोसिस। और WHO के अनुसार विश्व स्तर पर बीमारी के लगभग 1 बिलियन से भी ज्यादा मामले हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर बनता है भाई, जब हम आप सभी के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए यूनिक होगा और मैंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट किया था, और अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख लीजिए, वहां से क्लिक भी आप कर पाएंगे। विश्व खेल पत्रकार दिवस, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस है, कब मनाया जाता है? तो ये 2 जुलाई को मनाया जाता है, इस चीज को याद रखना भाई। और विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि खेल की दुनिया के अंदर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम और आप मिलकर अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक वैसे ही जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो भी मेहनत करते हैं, और उनको प्रोत्साहित करना ही इस डे का यहां पर मेन उद्देश्य है। और स्थापना की अगर हम बात करें तो 1994 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई है कि 2 जुलाई को ही यहां पर बनाया जाएगा विश्व खेल पत्रकार दिवस। तो शारीरिक फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक कहिएगा या फिर आप जहां कुछ भी कहिए, कि फिजिकल एजुकेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप यहां पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना भाई, ना आपको कोई ज्वाइन बटन पे करना, ना कोई आपको सुपर चैट करनी है, सिर्फ आपको इतना ही करना है कि चैनल को जी हाँ विजिट करना है, और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब करना भाई, अदरवाइज ये भी कंपल्सेशन नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर मैं बोलता ना कि सब्सक्राइब कर लो तो फिर ये सोचते हो कि पता नहीं पवन कुमार विश्वजीत का कितना फायदा होगा। तो भाई कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, फायदा आपका है। जी हाँ, मेरे तो जितने भी जो भी होना है वो यूट्यूब से ही होना है, ठीक है। बाकी मैंने किसी के लिए कोई भी तरह का किसी भी तरह का पेड कोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए लाइव क्लासेस चलते हैं ठीक शाम को 7 बजे से लेके और 10-11 बजे के बीच में, तो उनको आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।